अगली एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास क्या है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जब हम लोगों ने मेजरिंग प्रोसेस पढ़ा था वेरी बिगनिंग, तब हमने ये लिखा था किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस में n इंटू यू हमारे पास कांस्टेंट आता है, यही था ना। n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u स्टैंड्स फॉर यूनिट्स। अगर दो अलग अलग यूनिट्स हों, दो अलग अलग सिस्टम हों, तब हमने लिखा था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हमने ये पढ़ा था कि अगर यूनिट्स बड़े हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। हम इसी कंसेप्ट को अब यहाँ पर लगाएंगे, तो u2 को मैं लिख सकता हूँ n1 इंटू u1 बाय n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। ठीक है, अब यूनिट्स के पार्ट को ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मेरे पास u1 के लिए लिखना है m1 रेज़ टू पावर a, l1 रेज़ टू पावर b एंड t1 रेज़ टू पावर c। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फॉर सेकेंड m2 रेज़ टू पावर a, l2 रेज़ टू पावर b एंड t2 रेज़ टू पावर c। अगर इसको अभी डिटेल में समझना हो या कैलकुलेशन करनी हो तो हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। विद वन न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको ये एप्लीकेशन एकदम से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर MLT मास लेंथ एंड टाइम को रिप्रेजेंट करें, A, B एंड C रिप्रेजेंट करें डायमेंशंस को ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू फिट करके देखते हैं। हमारे पास G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमें दे रखी है और हमें कहा गया है कि ये CGS में गिवन है वैल्यू, हमें इसको CGS से SI में कन्वर्ट करना है। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट फ्रॉम CGS टू SI सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा, ग्राम बेसिकली मास को, सेंटीमीटर लेंथ को और सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m-1 L3t-2। ये शायद आपको अब तक तो वैसे भी याद हो चुका होगा, है ना। अब हमें ये डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो A की वैल्यू मेरे पास -1 है, B की वैल्यू मेरे पास 3 है और C की वैल्यू इस क्वेश्चन में मेरे पास -2 है। अब मुझे ये एग्जैक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो n1 क्या है? n1 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मुझे ओरिजिनल सिस्टम में गिवन है। ओरिजिनल सिस्टम में यानी कि CGS सिस्टम में मुझे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ये गिवन है n1। n2 क्या है जो मुझे फाइंड आउट करनी है नए सिस्टम में यानी कि SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे ढूंढनी है। क्लियर? नाउ आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। हम लोग थोड़ा धीरे करेंगे। n1 की वैल्यू आपके पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे आएगा m1 बाई m2 रेज़ टू पावर, ये देखो डायमेंशनल -1। उसके बाद हमारे पास आएगा L1 बाई L2 रेज़ टू पावर 3, B आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया T1 बाई T2 रेज़ टू पावर C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है? -2। हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। m1 m2 क्या है ये समझो। m1 है मास के यूनिट्स इन स्टार्टिंग, शुरू वाले सिस्टम में। शुरू वाले सिस्टम में मास की यूनिट जो 1 1 1 है वो शुरू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 2 2 यहाँ पर 2 2 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है नए सिस्टम को। तो प्राइम सिस्टम में मास की वैल्यू, प्राइम सिस्टम में लेंथ की वैल्यू, प्राइम सिस्टम में टाइम की वैल्यू। नए सिस्टम में मास की वैल्यू, लेंथ की एंड टाइम की। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये देखो बेटा क्या होगा। प्राइम सिस्टम में मास किस में था? ग्राम में। नए सिस्टम में मास किस में है? किलोग्राम में। प्राइम सिस्टम में लेंथ कितने में थी? सेंटीमीटर में। नए सिस्टम में लेंथ है मीटर में। प्राइम सिस्टम में टाइम सेकंड में है और नए सिस्टम में भी टाइम सेकंड में ही है। तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ।
हमें N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 6.67 इंटू 10⁻⁸, तो वैसे का वैसा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ग्राम में, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा (⁻⁻1). थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह बनाऊंगा। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू आ गई सेंटीमीटर और मीटर की कन्वर्शन। 1 सेंटीमीटर है और मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। (3) सेकंड और सेकंड ये तो आपस में कट ही जाएंगे, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा 6.67 इंटू 10⁻⁸, ये ग्राम और ग्राम कट जाएंगे, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी कट जाएंगे। ये आ जाएगा 1/100⁻⁻1, ये आ जाएगा 1/100⁻3, ये 1⁻2। इसको आप लिखते या ना लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अब आप इसको रीअरेंज करोगे, ये 1/100⁻⁻1 है, तो ये 100 बन जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 100⁻3 था, इसको मैं 100 इंटू 100 लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ये किलोग्राम में मुझे वहाँ पे 1000 लिखना था बेटा, इट शुड बी 1000। दिस इज अ मिस्टेक एट माय एंड। इसको मैंने करेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं, ये अब 10 आएगा ऊपर, यस ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 1000 आना था तो 100 इंटू 10,000 हो गया, ये 0 और 0 कट जाएगी। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 6.67 इंटू 10⁻11। कौन से सिस्टम में? SI सिस्टम में। तो नए सिस्टम में हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मीन्स अब देखो मैं क्या लिखूँगा, पहले जो वैल्यू दी हुई थी वो क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा? 6.67 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब, ग्राम की जगह किलोग्राम, सेकेंड वैसे का वैसा रहेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली हम इसी कंसेप्ट को फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल को अर्ग में यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। देखो बेटा ये क्या है? SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी। हमें इसे कन्वर्ट करना है। अर्ग किसके यूनिट्स हैं? CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो हमें SI से CGS में कन्वर्शन करनी है। 1 जूल गिवन है, N1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। एनर्जी के लिए हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपको याद होगा, mL2T-2। यानी कि A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 हो जाएगी और C की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, हमने अभी कन्वर्शन के लिए फार्मूला लिखा था N2 किसके इक्वल था? N1 इंटू M1/M2 रेज़ टू पावर A इंटू L1/L2 रेज़ टू पावर B इंटू T1/T2 रेज़ टू पावर C, है ना। अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। N1 अपने पास कितना है? 1। M1/M2 रेज़ टू पावर A कितनी है हमारे पास? 1। B की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास? B की वैल्यू हमारे पास 2 है और C की वैल्यू मेरे पास है -2। T1/T2 रेज़ टू पावर -2। अब ध्यान से देखो, M1 L1 T1 शुरू वाला सिस्टम है। M1 L1 T1 ये शुरू में किस में था? SI में। और आपको याद है कि SI में मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में लिखते हैं, यही था। तो पावर्स कितनी थी? 1 2 -2। जो M2 L2 T2 है ये है नए सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम। नए सिस्टम कौन सा है? CGS में मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में लिखते हैं।
अब 1 किलोग्राम हो गया हमारे पास 1000 ग्राम, और इसके बाद हमारे पास 1 मीटर हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। फिर से हमारे पास ये सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे बाय चांस पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। ये ग्राम और ग्राम कट जाएंगे, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएंगे। ये आएगा अपने पास 1000 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो शुरू में मेरे पास है 1 जूल और यहाँ पे अगर 10 रेज़ टू पावर 7 अर्क। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी लाइन के ऊपर हम लोग एक कॉल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एंड क्वेश्चन क्या है कि हमें फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन गिवन है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम में। ये ना तो सिस्टम एग्जैक्टली SI है, ना ही ये एग्जैक्टली सिस्टम CGS है। उसमें कहा गया है कि मास को तो आपको लेना है किलोग्राम में, लेंथ को आपको लेना है मीटर में, बट आपको जो टाइम है उसको सेकंड की जगह मिनट में कंसिडर करना है। ठीक है, अब इस नए सिस्टम में बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यानी कि बेसिकली हमें N2 नए सिस्टम में फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये N1 हमें कितना दे रखा है 100 और N2 हमें कैलकुलेट करना है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है MLT-2। हम लोग अब स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे N2 का। N2 का फार्मूला क्या था N1 इंटू M1 बाई M2 रेज़ टू पावर A इंटू L1 बाई L2 रेज़ टू पावर B इंटू T1 बाई T2 रेज़ टू पावर C। ये हो जाएगा। A B C की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो। M की पावर 1 है, L की पावर 1 है, A1 हो गया, B1 हो गया, बट C की वैल्यू हमारे पास -2 हो गई है। यही है बच्चों। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे N2। N1 कितना गिवन है हमें 100 पुट कर दिया। M1 बाई M2, A हमारे पास 1 है, B हमारे पास 1 है, बट C हमारे पास -2 है। अब M1 L1 T1 ये होते हैं पुराने सिस्टम। पुराना सिस्टम क्या है न्यूटन। न्यूटन मतलब SI सिस्टम। SI सिस्टम में मास के यूनिट्स क्या होते हैं किलोग्राम, लेंथ के मीटर और टाइम के सेकंड। ठीक है, यही पावर्स लिख रहा हूँ। अब देखते हैं नए सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम। नया सिस्टम ना एग्जैक्टली SI है, ना एग्जैक्टली CGS है, जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, बट टाइम के लिए यहाँ पर यूनिट्स क्या दिए हैं मिनट। ये तो कट जाएंगे किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर के साथ मीटर। मेन गेम है मिनट की। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ पर 60 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 100 इंटू 1/60 रेज़ टू पावर -2, ये हो जाएगा 100 इंटू 3600। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये 3600 इंटू 100, अगर मैं इसको 10 की पावर्स में लिखूं 3.6 इंटू 10⁵ हो जाएगा। चेक करना बेटा क्या आपका और मेरा आंसर मैच करेगा। उम्मीद है कि ये परफेक्ट है। 3.6 इंटू 10⁵। अब इस टाइप के ऊपर हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आ गया। ये थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन रहता है, टाइप यही है बट क्वेश्चन डिफरेंट रहता है। जुगाड़ के थ्रू किया जाता है, डायरेक्ट कर लिया जाता है सॉल्व। इसको पूरा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 5 न्यूटन। 5 हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, n जो है हमारे पास क्या है यूनिट्स। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम लोग
नए सिस्टम में, न्यू सिस्टम में, नए यूनिट्स में क्या करें, जो लेंथ है, लेंथ के यूनिट्स को डबल कर दें, टाइम के यूनिट्स को डबल कर दें, टाइम के यूनिट्स को डबल कर दें, बट जो मास के यूनिट्स हैं उसको हाफ कर दें। तो बताइए कि यहाँ पर n2 की वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, नई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, n2 हमें फाइंड आउट करना है। अब ये ध्यान से देखना, मैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एक बार लिख दूं, आपको याद होगा mLT-2 डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, ये मास जो है ये किलोग्राम में होगा, लेंथ मीटर में होगी और टाइम सेकंड में होगा। अब हमें न्यू यूनिट्स ऑफ फोर्स लिखने हैं, न्यू यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, मास को क्या किया गया है, मास को हाफ, मास को हाफ, देखो इसकी पावर कितनी है 1। लेंथ को क्या किया गया है डबल, लेंथ को डबल, लेंथ की पावर कितनी है 1। टाइम को क्या किया गया है डबल, टाइम को डबल, इसकी पावर कितनी है -2। इससे कुछ नहीं होता, हमारी कैलकुलेशन बस थोड़ी छोटी हो जाती हैं, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। यानी कि जो न्यू यूनिट्स ऑफ फोर्स है, न्यू यूनिट्स ऑफ फोर्स हैं, ये हमारे पास 1/4 टाइम्स ओरिजिनल यूनिट्स हैं, 4 टाइम्स न्यूटन, न्यूटन थे हमारे पास ओरिजिनल यूनिट। अब देखो यूनिट्स की वैल्यू 1/4 टाइम्स हो गई है। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बन जाएगी, विल बिकम 20। क्लियर, हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अगर यूनिट्स छोटे हो गए हैं, यूनिट्स हमारे पास 1/4 हो गए हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को 4 के फैक्टर से चेंज होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। डायमेंशनल एनालिसिस का आखिरी टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। जितने डायमेंशंस हमने अभी तक पढ़े हैं, इनमें क्या कमियां हैं, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। जैसे हम लोगों ने वर्क एंड टॉर्क के लिए पढ़ा था, हम लोगों ने वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम पढ़ा था। जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम या प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं H से लिख देता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला सेम पढ़ा था। तो इनके डायमेंशन फार्मूला सेम है, बट दीज क्वांटिटीज़ आर इंटायरली डिफरेंट। वर्क का टॉर्क के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे टॉर्क लिखा वहाँ पे वर्क लगा दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, या यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखा है वहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वांटिटीज़ इंटायरली डिफरेंट है, बट इनका डायमेंशन फार्मूला सेम है। इसलिए ये प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आपको लिखना हो तो इच्छा है कि अगर किसी जगह पे मुझे पता हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है, कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं है, तो उसकी जगह अगर कोई स्टूडेंट लिख दे फोर्स डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, तो डायमेंशन फार्मूला बेचारा भोला भाला मासूम है, इसने रिजल्ट ड्राइव कर देना और इसके हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से ये रिजल्ट सही भी होगा। डायमेंशनली ये सही होगा, बट ये फिजिकली फार्मूला जो ड्राइव होगा वो गलत होगा। मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला सेम है, उनको अप्लाई करते हुए हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन क्वांटिटी वेदर वर्क के ऊपर डिपेंड कर रही है या टॉर्क के ऊपर, वेदर ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये बोलो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिमिलरली ये बात हम लोगों ने कई बार डिस्कस की थी कि जब हम डायमेंशंस को यूज़ करते हुए किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं तो उस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट के आता है, हम लोग उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या हमें याद होनी चाहिए, या एक्सपेरिमेंटली ड्राइव करनी चाहिए, या कोई और टेक्निक लगा के हमें के की वैल्यू को ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 का पॉइंट ए लिख लो,
2 का पॉइंट बी भी आप ऐड कर सकते हो कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल, मेथड ऑफ डायमेंशंस इज एप्लीकेबल ओनली इफ k is dimensionless constant, only if k is dimensionless constant। ना तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम k का डायमेंशनलेस होना भी जरूरी है। अगर k डायमेंशनल होगा, जैसे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनल है, तो उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हम कोई भी ऐसा फॉर्मूला इस मेथड को यूज़ करके ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें साइन, कॉस, टैन, थीटा, कोटेंजेंट, थीटा वगैरह आते हों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हों। क्यों नहीं ड्राइव कर सकते? मान लो मेरे पास रिलेशन ये ड्राइव करना चाहता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, मैं इस रिलेशन को ड्राइव करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरे का पूरा डायमेंशनलेस है। हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने डिस्कस किया था, इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो चाहे मैं यहाँ पे साइन लिख दूँ चाहे कॉस लिख दूँ, डजेंट मैटर, सब डायमेंशनलेस रहेगा। तो हमारा ये फैक्टर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला फैक्टर कभी भी हमारे डायमेंशंस के मेथड में अपीयर नहीं हो सकता। इफ़ यू रिकॉल, याद करो, हमने जितनी भी डेरिवेशंस की थी, जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, उनमें कहीं पे भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड, लॉग या ई रेज़ टू पावर एक्स नहीं आया, क्योंकि हमने जब डायमेंशंस पढ़े थे तब भी कहा था लॉग के साथ जो टर्म है वो भी डायमेंशनलेस रहेगी, ई की पावर जो रहेगी वो भी डायमेंशनलेस रहेगी। तो हम ऐसा कोई भी फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। पॉइंट 1 का ए पार्ट हो गया, पॉइंट 1 का बी पार्ट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है कि दिस टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड if, लिखो, this technique cannot be used if a physical quantity depends upon dimensionless variable। जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख लेना डिपेंड्स अपॉन डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल जैसे स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करती है, एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करने के लिए भी इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ना ही हम लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 4th पॉइंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स में पढ़ा था कि मान लो हम मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में मास, लेंथ एंड टाइम की बात हो रही है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन बनेगी बट अननोन्स की गिनती 4 हो जाएगी। हमने इसके साथ लिंक 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, याद है? एक में हमने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करता है आर, ईटा और P/L। यहाँ पे हमने मेंशन किया था प्रेशर ग्रेडियंट, हमने स्पेसिफाई कर दिया था इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, ताकि हम 4 की जगह सिर्फ इसको 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर सकें। अगर हम 4 के साथ इसको सॉल्व करते तो ये हमारा सॉल्व नहीं होना था। ऐसे ही हमने मेरे ख्याल से रेनॉल्ड नंबर वाली भी एक डेरिवेशन की थी, है ना, उसमें भी हमने ये मेंशन कर दिया था कि जो रेनॉल्ड नंबर है वो d की पावर 1 पे डिपेंड करता है। d की पावर 1 को हमें पहले से ही बताना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर बाकी फैक्टर्स कौन से थे, ईटा, डेंसिटी एंड v, यही था ना। तो इसमें d को हमें पहले ही स्पेसिफाई करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि नहीं तो हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाती और ये हमारा मेथड मैकेनिक्स में फेल हो जाता। हाँ, अगर आप करंट की बात करते हैं, करंट में आपके पास 4 इक्वेशंस बन सकती थी। एक, क्योंकि तब आपके डायमेंशन फार्मूले में भी करंट वाला फैक्टर आ जाता। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं किसी फार्मूले में पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला याद करो। पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन होता है और चार्ज का हमारे पास फार्मूला होता है A × T। तो ये हमारे पास बन जाएगा mL2T - 3A - 1।
अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, MLT एंड A 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इसको यूज करके हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। तो इन चारों इक्वेशंस को यूज करके हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, बट मैकेनिक्स में 3 से ज़्यादा के लिए हम ड्राइव नहीं कर सकते। अगला पॉइंट ये आता है कि इस मेथड को हम तब यूज़ नहीं कर सकते जब कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है। जैसे किसी सिचुएशन में, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहा जाए कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। एक, वो किस सर्कल में घूम रही है उस सर्कल का रेडियस, दूसरा उसने जितनी लेंथ कवर की उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, R एंड L दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो जाएगा। जब डायमेंशनल फार्मूला सेम है तब हम लोग इस मेथड को, इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये टेक्निक जो है ये हमें नहीं बताती कि वेदर गिवन क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर, ठीक है। इट डज नॉट टेल वेदर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी, इन फैक्ट और ए टेंसर क्वांटिटी। थर्ड टाइप होती है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी जो ना तो एग्जैक्टली स्केलर है ना वेक्टर है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। इसको हम लोग वेक्टर्स वाले चैप्टर में या फिजिक्स में यहाँ पर भी ये टेंसर क्वांटिटी की बात होगी, वहाँ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए आपको टेंसर के लिए मन पे बोझ नहीं डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि दिस मेथड डज नॉट टेल वेदर ए गिवन क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। इसके साथ डायमेंशनल एनालिसिस वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक शुरू करेंगे।